गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू नरवाल स्टडी पॉइंट। कल की क्लास में हम लोगों ने वाटर रिसोर्सेज के पार्ट फर्स्ट के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने वाटर रिसोर्स क्या होते हैं, कुछ फैक्ट थे जो वाटर से रिलेटेड थे। रिसोर्सेज यानी कौन कौन से मीठे पानी के स्रोत हो सकते हैं, और ग्राउंड वाटर के बारे में पढ़ा था। वाटर स्कैरसिटी के बारे में पढ़ा था, यानी जल दुर्लभता क्या होती है। वाटर पोल्यूशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, वो हमने पढ़ा था। और लास्ट में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हम लोग जल का संरक्षण कर सकते हैं। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है बहुउद्देश्य परियोजनाएं। बहुउद्देश्य नदी परियोजनाएं क्या होती हैं? बहुउद्देश्य नदी परियोजनाएं बड़े बांध बनाती हैं। इसमें क्या होता है, बड़े बांध बनते हैं जो एक नदी के पानी को रोकने के अलावा कई उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। यानी बांध सिर्फ नदी के पानी को रोकने के लिए नहीं होते, और भी उसके बहुत सारे पर्पस होते हैं, और बाद में कृषि क्षेत्रों की सिंचाई के लिए भी उपयोग किए जाते हैं। अब इसके जो पर्पस हैं, जो उद्देश्य हैं, उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। बहुउद्देश्य परियोजनाओं का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? बाढ़ को नियंत्रित करती हैं, मिट्टी के कटाव को रोकती हैं, सिंचाई और पीने के पानी के उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं ताकि पानी उपलब्ध हो सके, उद्योगों, गांवों, शहरों के लिए बिजली पैदा करने, अंतर्देशीय नेविगेशन। इंटरनेशनल नेविगेशन क्या होता है? किसी एक देश से दूसरे देश के बाहर किसी बंदरगाह तक की जो यात्रा होती है उसको इंटरनेशनल नेविगेशन बोलते हैं। अब नदी के ऊपर कोई प्रोजेक्ट होगा, डैम बनाया जाएगा, तभी तो हम लोग क्या है, नेविगेट कर सकते हैं, नौका संचालन कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है, हाँ, उसका प्राकृतिक बहाव ही है नदी का, तो उसमें क्या है, नेविगेशन नहीं हो सकता। वन्य जीव संरक्षण के लिए और विकास या मत्स्य पालन में मदद करने के लिए। तो ये कुछ पर्पस थे हमारे जो इनके होते हैं बहुउद्देश्य नदी परियोजनाओं के। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो होगा जो बहुउद्देश्य परियोजनाएं भारत में लेकर के आई गई, कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपकी बुक में डिस्कस की गई है एनसीईआरटी में। दामोदर घाटी निगम पहली परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी निगम। नाम से पता चल रहा है दामोदर नदी के ऊपर बनी होगी। कौन कौन से राज्य हैं जो लाभार्थी हैं? झारखंड और पश्चिम बंगाल। भाखड़ा नांगल जो बांध है, जो प्रोजेक्ट है, जो बहुउद्देश्य नदी परियोजना है, वो कौन सी नदी पर बनी है? सतलुज नदी पर बनी है। इसके जो लाभार्थी राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। हीराकुंड। अब हीराकुंड प्रोजेक्ट की अगर बात करें, महानदी पर बना लाभार्थी राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। कोसी जो है इसका लाभार्थी राज्य कौन है? बिहार। और हमारे कुछ पड़ोसी देश हैं जिनको इससे लाभ हो रहा है, वो देश कौन से हैं? नेपाल। चंबल घाटी नेपाल बेसिकली क्यों है इसमें जिसको लाभ हो रहा है? क्योंकि ये हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नदी पर ही बना है। अब उनकी नदी पर बना है तो ऑब्वियस ही बात है कि उन लोगों को भी इससे बेनिफिट हो रहा है। चंबल घाटी, चंबल नदी पर बना है। लाभार्थी राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश और राजस्थान। ये कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो इंडिया में थे। बहुउद्देश्य परियोजनाओं के लाभ। अब हमने देख लिया कि बहुउद्देश्य परियोजनाएं क्या होती हैं, कि नदी पर एक प्रोजेक्ट पास किया जाता है, बांध बनाया जाता है, और उन बांधों से क्या है, बहुत सारे उद्देश्य हमारे पूरे होते हैं। उनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो और क्या लाभ हो सकता है उनके अलावा? सिंचाई के लिए प्रयोग कर सकते हैं हम लोग इनको। हाइड्रो क्या होता है? हाइड्रो पावर प्लांट्स लगाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, उद्योगों और घरों में बिजली आती है। अब पावर प्लांट्स के थ्रू क्या होता है, उसमें टरबाइन होती है, जैसे जैसे वो टरबाइन रोटेट होती है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और काइनेटिक एनर्जी से हम लोग क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में उसको प्रोड्यूस कर लेते हैं। घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए पानी की आपूर्ति होती है। पानी के प्रवाह को विनियमित किया जाता है। बाढ़ को भी कंट्रोल करने में काम आते हैं प्रोजेक्ट्स। मनोरंजन सुविधाओं के लिए भी होते हैं, पर्यटन को आकर्षित करने के लिए भी होते हैं। अंतर्देशीय नेविगेशन, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है कि किसी एक देश से दूसरे देश के बाहर जो बंदरगाह तक का जो रास्ता होता है ना, वो इंटरनेशनल नेविगेशन होता है। मत्स्य पालन या फिर मछली प्रजनन हम लोग कर सकते हैं। वनारोपण द्वारा मृदा संरक्षण। इसके नुकसान क्या हैं? फ़ायदे तो हम लोगों ने देख लिया कि कोई भी प्रोजेक्ट जब पास होता है, ऑब्वियस सी बात है वो फ़ायदों के लिए ही होता है, लेकिन जब वो बन जाता है ना, तो कुछ नुकसान हमारे सामने आते हैं। तो वो नुकसान कौन कौन से हैं? बाढ़ नियंत्रण जैसे अपने बुनियादी उद्देश्यों को पूरा करने में उनकी विफलता। यानी कि मेन जो उद्देश्य था वो बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए था, कि जिस बहाव से, प्राकृतिक बहाव से नदी आती है, अगर उसका वो प्राकृतिक बहाव रहता है, उस पर हम लोग कोई बैरियर नहीं लगाते हैं, तो क्या होगा, बाढ़ आ सकती है। तो उस बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए, बाढ़ को रोकने के लिए हम लोगों ने बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं बनाई थी। लेकिन
कई बार क्या होता है, उनकी विफलता हो जाती है। यानी ये बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं जिस पर्पज़ के लिए बनाई गई थी वो पर्पज़ पूरा नहीं हो पाता और ऐसी परियोजनाओं के निर्माण से होने वाले नुकसान हो जाते हैं। नदियों का नियमन और बांध नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को प्रभावित करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब बांध बनेगा तो नदी जिस प्राकृतिक बहाव से आ रही है उसका जो प्राकृतिक बहाव है, जो प्रवाह है, वो क्या होगा, प्रभावित होगा। बाढ़ के मैदानों में बनाए गए जलाशय अति प्रवाहित होते हैं और मौजूदा वनस्पति और मिट्टी को जलमग्न कर देते हैं। अब क्या होता है, जो बाढ़ के मैदान में बनाए जाते हैं जो जलाशय हैं, वो क्या हो जाते हैं, अति प्रवाहित हो जाते हैं, यानी ओवरफ्लो हो जाता है उसमें पानी का, जिस वजह से क्या है, वनस्पति और मिट्टी जलमग्न हो जाती है। ये जो वनस्पति थी वहाँ पर, जो पेड़ पौधे थे, जो फ्लोरा थी, वो क्या जलमग्न हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उनका अपघटन हो जाता है, यानी वो डिकम्पोज हो जाती है वहाँ पे। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं से बड़े पैमाने पर स्थानीय समुदायों का विस्थापन होता है। अब जहाँ पर ये नदी परियोजनाएं लेकर के आई जाती हैं वहाँ पर क्या होता है, जो उसके आसपास के क्षेत्रों में लोग रह रहे होते हैं उनको क्या स्थानांतरण करना पड़ता है, तो उनका विस्थापन हो जाता है और उनकी आजीविका को भी इस चीज़ से नुकसान होता है। अब इन प्रोजेक्ट्स में, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं में बेसिकली बात किसकी करी है हमने, बांध की करी है। तो बांध क्या होते हैं, बिजली पैदा करने के लिए पानी की आपूर्ति के रूप में उपयोग किए जाने वाले जलाशय का निर्माण करते हुए पानी को रोकने, उसके स्तर को ऊपर उठाने के लिए निर्मित अवरोध। ये बांध की सबसे इजी डेफिनेशन जो हो सकती थी वो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। बांध का उद्देश्य क्या है, बिजली पैदा करना और पानी की आपूर्ति करना, इस उपयोग के लिए करे जाते हैं। इसमें जलाशयों का निर्माण किया जाता है पानी को रोकने के लिए और उसके स्तर को ऊपर उठाने के लिए। अब अगर पानी रुकेगा, आप लोगों ने देखा होगा कि जब पानी एक फ़्लो में बह रहा है और अगर आप उसके सामने कुछ लगा देते हो, कोई बैरियर लगा देते हो, कोई अवरोधक लगा देते हो, तो पानी क्या होगा, उसका स्तर ऊपर उठेगा। तो पानी को रोकने के लिए, उसके स्तर को ऊपर उठाने के लिए एक अवरोध बनाया जाता है, एक बैरियर बनाया जाता है, जिसको बांध या फिर डैम बोलते हैं। बांधों के लाभ क्या होते हैं, सिंचाई के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, इरिगेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, और तीसरा क्या है, घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए पानी की आपूर्ति, ताकि पानी की उपलब्धता हो सके आम आदमी के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए, मनोरंजन और पर्यटन के लिए। मनोरंजन और पर्यटन के लिए कैसे, उसके आसपास कोई ऐसा कोई इस तरह की बंदरगाह बना दी जाती है डैम्स के आसपास जो पर्यटन को आकर्षित करती है, तो मनोरंजन और पर्यटन के लिए। मछली प्रजनन के लिए यानी मछलियों को पालने के लिए। बांधों को अब बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्यों कहा जाता है, पहले के टाइम में बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो हैं वो एक अलग फैक्टर होता था, बांध जो है वो एक अलग फैक्टर होता था, लेकिन आज के टाइम पे इन दोनों को एक ही माना जाता है। तो इनको अब बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं क्यों कहा जाने लगा, क्योंकि रोके गए पानी का उपयोग एक दूसरे के साथ एकीकरण में है। जो पानी हमने रोका है उसमें क्या है, दोनों के लिए मल्टीपर्पज़ हैं। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं का एक पर्पज़ नहीं था, मल्टीपर्पज़ थे। तो ऐसे ही बांध को बनाने का भी सिर्फ एक मकसद नहीं है, बहुत सारे क्या हैं हमारे पर्पज़ हैं। बाढ़ नियंत्रण के लिए दोनों काम आते हैं, सिंचाई के लिए, बिजली उत्पादन के लिए, वितरण के लिए भी बांधों का निर्माण किया जाता है और बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं भी इसलिए बनाई जाती हैं। बांधों का निर्माण जल, वनस्पति और मिट्टी के संरक्षण के लिए किया जाता है, सेम एज हमारी बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं का किया जाता है। तो कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं इन दोनों के बीच में। इससे पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद मिलती है, टूरिस्ट जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। अब देखिए, भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्यों लेकर के आई गई। स्वतंत्रता के बाद उनमें एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन दृष्टिकोण के साथ लॉन्च किया गया। यानी क्या हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद पानी को, जल को एकीकृत संसाधन के रूप में एक मैनेजमेंट के थ्रू हमने रिप्रेजेंट करना था, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या लेकर के आए, बहुउद्देशीय नदी परियोजना लेकर के आई। और जवाहरलाल नेहरू ने तो गर्व से बांधों को क्या बोला था, आधुनिक भारत के मंदिर बोला था। कॉट दैट लाइन कि किसने बोला था, जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। क्या बोला था, आधुनिक भारत के मंदिर। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि एक नंबर में आपसे ये पूछा जा सकता है कि किसने आधुनिक भारत के मंदिर बांधों को बोला है, तो जवाहरलाल नेहरू ने। या फिर अपोजिट पूछा जा सकता है कि जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को क्या बोला है, तो क्या बोला है, आधुनिक भारत के मंदिर बोला है। नेक्स्ट है, यह तेजी से औद्योगिकरण और शहरी अर्थव्यवस्था के विकास के साथ कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को एकीकृत करता है।
अब देखो नर्मदा बचाओ आंदोलन, अब एक आंदोलन भी हुआ, इतने सारे डैम्स बनाए जा रहे हैं, इतने प्रोजेक्ट्स पास हो रहे हैं, तो बेसिक सी बात है कि कहीं ना कहीं उन चीज़ों का विरोध भी होगा। तो एक आंदोलन हुआ, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नाम से पता कर सकते हैं किस नदी पर हुआ होगा, नर्मदा नदी पर हुआ होगा। नर्मदा नदी कहाँ पर है? गुजरात में। तो गुजरात में नर्मदा नदी पर बन रहे सरदार सरोवर बांध के खिलाफ आंदोलन। नर्मदा नदी पर एक बांध बनाया जा रहा था, कौन से राज्य में? गुजरात राज्य में बनाया जा रहा था। नाम क्या था? सरदार सरोवर बांध। इसके खिलाफ आंदोलन था। ये आंदोलन क्यों था? क्योंकि ये सरदार सरोवर बांध की जो ऊंचाई थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा की जा रही थी, जिस वजह से क्या है, जो वनस्पतियाँ थी वो डिकम्पोज हो रही थी, या यूँ लगा लीजिए उनका विघटन हो रहा था। तो उस वजह से गैर सरकारी संगठन द्वारा ये एक आंदोलन आयोजित किया गया, एक एनजीओ द्वारा। इसमें आदिवासी लोगों ने, किसानों ने, पर्यावरणविदों और मानवाधिकार कार्यकर्ता जो थे वो इकट्ठा हुए, संगठित हुए। यह मूल रूप से बांध के पानी के नीचे जलमग्न होने वाले पेड़ों से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित था। यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो मेन केंद्र बिंदु था वो क्या था? बांध के पानी के नीचे, जैसा मैंने आपको बताया, ये बांध की जो लंबाई थी वो बहुत ज़्यादा ऊंची की जा रही थी, तो बांध के पानी के नीचे जलमग्न होने वाले, जलमग्न क्या है मतलब, वो जो वनस्पति थी, जो फ्लोरा थी, वो जलमग्न हो रही थी। तो बांध के पानी के नीचे जलमग्न होने वाले पेड़ों से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित था। कुछ ऐसे इन्वायरमेंटल इश्यूज थे जो नर्मदा बचाओ आंदोलन में लेकर के आए गए। बाद में विस्थापितों का पूर्ण पुनर्वास कराने के उद्देश्य पर पुनः ध्यान केंद्रित किया गया। विस्थापित कौन से होते हैं? अब गुजरात में ये नर्मदा बचाओ आंदोलन पर एक सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है, तो उस बांध के आसपास जो लोग रह रहे हैं उनको क्या करना पड़ेगा? स्थानांतरण करना पड़ेगा, विस्थापित होना पड़ेगा। तो उन विस्थापितों के लिए इन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और पर्यावरणविदों ने मिलकर के आवाज़ उठाई कि आप उनके पूर्ण पुनर्वास को कराने के लिए जिम्मेदारी लो। यानी सरकार से क्या बोला कि आप उनके पूर्ण पुनर्वास की अगर जिम्मेवारी लेते हो तो हम लोग ये बांध बनाने देंगे। अब वर्षा जल संचयन क्या होता है? ये तो आंदोलन के बारे में हो गया। अब हम लोग वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने देखा था कि कितने ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है पानी, और कितनी स्कैरसिटी हो रही है, दुर्लभता हो रही है जल की। तो उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये आपकी बुक का लास्ट टॉपिक है। वर्षा जल संचयन में बस उन्हीं सतहों से पानी का संग्रह शामिल होता है जिन पर बारिश गिरती है, और बाद में उपयोग के लिए इस पानी का भंडारण किया जाता है। यानी वर्षा जल संचयन में क्या होता है? बारिश पड़ी आपकी छत पर, और उस छत के पानी का आपने क्या किया? एक जगह पर स्टोर कर लिया, और उस पानी को बाद में यूज़ किया। तो वो सब क्या है? वर्षा जल संग्रहण है। आमतौर पर इमारतों की छतों से पानी इकट्ठा किया जाता है, और बारिश के पानी को टैंकों में जमा कर लिया जाता है ताकि उसका उपयोग किया जा सके बाद में। वर्षा जल संचयन के उद्देश्य क्या थे? यानी क्यों किया गया वर्षा जल संचयन? संचयन होता है इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। तो वर्षा के जल को क्यों इकट्ठा किया गया? इसका उद्देश्य क्या था? पानी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए। हमने देखा था कि पॉपुलेशन हमारी इतनी बढ़ रही है, जिस वजह से उनकी संसाधनों की ज़रूरत बढ़ रही है। तो जल संसाधन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पानी की मांग को पूरा करने के लिए वर्षा जल संचयन लेकर के आया गया। अफवाह को कम करने के लिए। अफवाह क्या होता है? सरफेस रन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे हमारी नदियाँ हैं, वो सरफेस पर, पृथ्वी की सतह पर क्या कर रही हैं? फ्लो कर रही हैं, बह रही हैं। क्यों? ग्रेविटी के कारण। तो एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है? नदी, नाले। तो अफवाह उसको बोलते हैं। तो अफवाह को कम करने के लिए, सड़कों के जल भराव से बचने के लिए, और भूजल भंडारण को बढ़ाने और जल स्तर को बढ़ाने के लिए, और भूजल प्रदूषण को कम करने के लिए, भूजल की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, गर्मी और लंबे समय तक सूखे के दौरान घरेलू पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो ये तो बहुत ईजी है, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, आप लोग आसानी से समझ जाओगे। तो वर्षा जल संचयन के कुछ तरीके, कुछ ऐसे मेजर्स हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं जो पानी को इकट्ठा करने के लिए लोगों ने अपनाए। जैसे कि पश्चिमी हिमालय में गुल और कुल करके ऐसे डाइवर्जेंस चैनल बनाए गए। डाइवर्जन चैनल क्या है? चैनल होता है माध्यम, ऐसे एक ऐसा माध्यम बनाया गया जिसमें वर्षा के जल को इकट्ठा किया गया, उसको क्या बोला जाता है? गुल या कुल। कहाँ पर? पश्चिमी हिमालय में। नेक्स्ट है छत वर्षा जल संचयन।
बीका मतलब वही है, छत से पानी जो अभी हमने पढ़ा उसको कलेक्ट करके यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। बीकानेर फलोदी बैनर में पीने के पानी के भंडारण के लिए भूमिगत टैंक, यानी कि क्या करते हैं, मिट्टी में खुदाई करके वहाँ पर पानी को स्टोर कर लेते हैं। मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली, ड्रिप सिंचाई के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था कि बूंदों के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कैसे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, जैसे खेतों में पानी डाला जाता है, इरिगेशन किया जाता है। छत के ऊपर वर्षा जल संचयन, वर्षा जल संचयन क्या होता है, वह एक ऐसी टेक्निक है जिसमें वर्षा जल को छत के जल संग्रहण क्षेत्रों से एकत्रित किया जाता है और जलाशयों में संग्रहित किया जाता है, यानी इकट्ठा कर लिया जाता है पानी को। जैसे वर्षा होती है वहाँ पर क्या है, छत के पानी को एक ऐसा स्टोर करके, भंडार करके उसका, और बाद में कामों में प्रयोग किया जाता है। तो ये चैप्टर हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।